वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू पर आधारित करंट अफेयर। आज है हम 9 फरवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला न्यूज है आपका पेज नंबर 2 पर। जब आप जाओगे तो पेज नंबर 2 पर ये न्यूज है, डिक्लाइन इन राइस कल्टीवेशन इन केरला 2023-24। केरल में राइस का जो कल्टीवेशन है ना वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है ये हमें समझना होगा। इकोनॉमिक रिव्यू 2024 में केरल असेंबली में ये हाईलाइट किया गया है कि 2022 और 23 की तुलना में 23-24 में केरल में ये राइस का कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ है। अब उसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, राइस के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन के पीछे का कारण हम समझते हैं। प्रोडक्शन जो है 10.5% के साथ नीचे गिरा। पहले ये था 5.92 लाख टन हुआ करता था, ये घटकर 5.3 लाख टन हुआ आपका। दूसरा, प्रोडक्टिविटी जो है आपको अगर हम देखें तो 4.9% के साथ नीचे डिक्लाइन हुआ है। पहले प्रोडक्टिविटी हुआ करता था 3117 केजी पर हेक्टेयर, अब ये घटकर 2963 केजी पर हेक्टेयर हो गया। एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो पहले 1 लाख हेक्टेयर में हुआ करता था, अब घटकर 1.78 हेक्टेयर हो गया है। तो कह सकते हैं कि दिन पर दिन ये डिक्लाइन होता जा रहा है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पलक्कड़ जो है बिगेस्ट डिक्लाइन 22.1% के साथ नीचे गिरा है। वहीं पर अल्पाउजा, कोझिकोड, कन्नौर ये जो है राइस प्रोडक्शन में धीरे धीरे यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है आपका। तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पलक्कड़ है, अल्पाउजा है आपका, त्रिशूर हुआ, कोट्याम हुआ। इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, 82.5% के आसपास धीरे धीरे कमा है। सवाल यह है कि राइस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो लोग धीरे धीरे पल्सेज की तरफ जा रहे हैं, जैसे पल्सेज, रागी, स्मॉल मिलेट, स्वीट पोटैटो, ये चीजों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि केरल में राइस का कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न तो नहीं, परंतु स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि 2023-24 में इकोनॉमिक रिव्यू 2024 के अकॉर्डिंग किस स्टेट में राइस का प्रोडक्शन सबसे नीचे कम हुआ है? तो केरल में। करेक्ट आंसर सी है। दूसरे तरफ हम चलते हैं। दूसरा जो है आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से संबंधित, टू बिकम ऑटोनोमस। अब क्या है भाई इसमें? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इज सेट टू बिकम एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन विथ अ फाइंडिंग ऑफ नियरली 500 करोड़ ओवर नेक्स्ट 6 ईयर। यानी कि 2031 तक सरकार 500 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्च करने वाली है मैन्युस्क्रिप्ट पर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सरकार जो है नेक्स्ट 6 ईयर तक 2031 तक करीब करीब 500 करोड़ रुपया जो है खर्च करने वाली है। ठीक है, अब समझो इस चीजों पर की हाइलाइट्स क्या है। की हाइलाइट्स की बात करें तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट जो मिशन है, जिसमें फरवरी 2003 में भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने इसको लॉन्च किया था, है ना, NMM। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। मेन मकसद था अनअर्थ, प्रिजर्व, डॉक्यूमेंटेड, डिजिटलाइज इंडियाज वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज आपका। ठीक है। शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और बाद में ये साहित्य अकादमी जो है 2024 के अंदर में काम करना शुरू किया। फंडिंग की अगर हम बात करें, उसकी ऑटोनॉमी की बात करें तो 2031 तक सरकार 491.66 करोड़ रुपया जो है अलोकेट किया गया स्पेशल फाइनेंस कमेटी के द्वारा। NMM नाउ अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुल फाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन शुरुआत किया गया था यूनियन बजट 2024-25 के अंदर में। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो है बनाने, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट पर काम चल रहा है आपका। फोकस सर्वे है, डॉक्यूमेंटेशन है, कंजर्वेशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, प्राइवेट कलेक्शन, ये सब कुछ होगा।
साथ साथ में एनएमएम को एक तरीके से सेपरेटली भी रखा जाएगा। अचीवमेंट की बात करें तो अभी तक 5.2 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट अक्रॉस द इंडिया जो है एनएमएम के अंदर में आ गया है। उसको 90 मिलियन फोलियोस मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व कर चुका गया है और करीब 3.5 करोड़ पेजेस और 3.5 लाख जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डिजिटलाइज भी किया गया है डिजिटल वे में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कल्चरल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, डिजिटल बजट 2024 में भी ज्ञान भारत मिशन मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आया गया है, तो इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। यूपीएससी में प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, पहला, इट वाज अ लॉन्च इन 2003 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट फंक्शन एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, सेंट्रली स्कीम्स होगा का, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और 3.5 लाख को डिजिटलाइज किया गया, तो अगर गलत है तो सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तीसरा, आरबीआई कट इंटरेस्ट रेट अमाइड टू गवर्नमेंट ग्रोथ पुश। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि हम इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कट किया। जब इंटरेस्ट रेट कट किया यानी मार्केट में लिक्विडिटी लाना चाहते, 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बात को हाईलाइट किया था कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो आपका। दूसरा अगर हम बात करें आरबीआई की बात करें, आरबीआई इंटरेस्ट रेट की बात करें, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट की बात करें, एम क्या है? स्टिमुलेट डिमांड एंड सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और डिमांड दोनों एक्सपेक्टेड टू इंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन रिकवरी को भी ऐसा कहा इंकरेज किया जाएगा इसके थ्रू। 2024-25 में डिमांड बूस्ट हुआ था, इनकम टैक्स स्लैब में रोका गया, करीब 1 लाख करोड़ जो है कि नहीं ब्रेक किए गए आपका। अर्बन डिमांड में बढ़ोतरी हुआ और ये भी होप किया जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दिन पर दिन इसमें बढ़ेगा। गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक आउटलुक को बात करें तो कंजप्शन रिकवरी का साइन है आपका, और मॉनेटरी फिजिकल दोनों जो है टू व्हील ऑफ कार एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आगे भी ले जाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी आरबीआई कट करने के बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की बात कर रही है, मैक्रो इकोनॉमी से लेकर। यूपीएससी में इस तरीके का प्रश्न पूछेगा प्रीलिम्स के अंदर में। अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रेट कट करने का क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो हो सकता है यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछेगा टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि कंजप्शन को बढ़ाने के लिए आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कम करी ताकि अधिक से अधिक लोग पैसा ले, और जब अधिक से अधिक लोग पैसा लेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसके यूपीएससी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकती है कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या सही है आपका, तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज किया जाता है। फिजिकल पॉलिसी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जबकि मनी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो दोनों अपोजिट है, तो सेकंड गलत है। पॉलिसी दोनों जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को ले जाता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे। एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है फ्रीबीज को लेकर, वेलफेयर पॉलिटिक्स डिबेट ऑन इंडियन इलेक्शन में। अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आप पार्टी है दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, उन्होंने फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था। हालांकि पहली बार नहीं है भारत के अंदर में इस फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट को अगर देखा था, तो इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये चुनाव जो है हार जाते हैं। अभी जो है कह सकते हैं कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव को जीत जाती है, और कुछ मेजर जो पार्टियां हैं जैसे आप, बीजेपी और कांग्रेस सब मिलकर के वहां के लोगों को फ्रीबीज सब्सिडी के लिए अट्रैक्ट किया वोटर को, कि ताकि वोटर उनसे अट्रैक्ट हो और एक तरीके से रिग्नाइट करने की कोशिश करें। तो सवाल ये है कि इस तरीके की जो फ्रीबी रेवड़ियां हैं कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से कह सकते हो कि नुकसान पहुंचाता है, इसे हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम इस समझते हैं एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं फ्रीबी को। फ्रीबी जो है वेलफेयर, वेयर ड्रॉ द लाइंस। फ्रीबीज आर ऑफन व्यू टू शॉर्ट टर्म हैंड आउट एम टू सिक्योरिंग वोट। फ्रीबीज ऑफर किया जाता है इसलिए ताकि वोटर जनता को अट्रैक्ट किया जाए। वेलफेयर स्कीम जैसे ह्यूमन कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ये सारे वेलफेयर स्कीम है। लेकिन फ्री ट्रांसपोर्ट, अ फ्रीबी फॉर सम
बट इसेंशियल फॉर जॉब सीकर हु नीड मोबिलिटी। तो ये जो है फ्री ट्रांसपोर्ट हुआ, मिड डे मील हुआ जो न्यूट्रिशन, एजुकेशन और फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसको हम वेलफेयर कहेंगे, लेकिन ये फ्रीबी कहा जाएगा खास करके ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसे चीजों में बड़े बड़े जो विद्वान है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी डॉक्टर के कैलाश साहब एक्सपर्ट कहते हैं कि जो वेलफेयर पॉलिसी अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच से अगर आप देखोगे तो बेटर लाइफ के लिए होता है, लेकिन इकोनॉमी पर इसका बुरा असर भी होता है। तो इकोनॉमिक और फिस्कल चैलेंजेस क्या है फ्रीबी का, इसको हमें समझना होगा। तो चैलेंजेस अगर देखा जाए यहां पर कि दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था पहले 14,457 करोड़ से, ये घटकर 3,231 करोड़ 2024-25 में, यानी कि ये नीचे डिक्लाइन हुआ है, घटा है। फ्रीबी बढ़ने के कारण से जो एक्सपेंडिचर 10 से 12,000 करोड़ जो है बढ़ा, जो कि आगे चलकर हायर टैक्स पर ऐड किए जाएंगे। सरकार आरबीआई वार्निंग ऑन स्टेट फाइनेंस को बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वार्न करती है कि सब्सिडी एक्सपेंडिचर सोच समझकर खर्चा करे, उसको ना बढ़ाएं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी कम करे। एक्सपर्ट राधिका पांडे का भी कहना है इसको लेकर के कि हैवीली इन डेप्थ स्टेट शुड बी रेशनलाइज सब्सिडी, यानी कि राज्य सरकार को यह चाहिए कि सब्सिडीज को रेशनलाइज करे, सब्सिडी वहीं पर दे जहां पर एक्चुअली में जरूरत हो, रैंडमली सब्सिडी न दिया जाए। लीगल और जुडिशियल स्टैंड ऑफ पॉइंट से अगर समझे तो सुप्रीम कोर्ट केस 2022 में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने पिटीशन डाला था इलेक्ट्रोरल फ्रीबीज को लेकर के। वहीं पर अर्लियर वर्डिक्ट जो है 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी के केसेस में भी कहा गया कि फ्रीबी एज ए लीगल कोर्ट के रूल के बेस के आधार पर डायरेक्टरी प्रिंसिपल असेट पॉलिसी को लेकर भी और जुडिशियल को लेकर भी कहा। लेजिस्लेचर नॉट अ जुडिशियल शुड बी रेगुलेट द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। तो फ्रीबी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना जाता है। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच में हमें समझना होगा कैश हैंडआउट जो है फ्रीबी है, जबकि मिड डे मील आपका वेलफेयर। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भाई फ्रीबी क्या है और वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, इसको समझना होगा। यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वेलफेयर पॉलिसी रेदर देन फ्रीबी, जैसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन जो है ये फ्रीबी है, ये फ्रीबी वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सब्सिडी, एलपी लो इनकम वाले को सब्सिडी दे रहे हैं तो वेलफेयर प्रोग्राम है। मिड डे मील है आपका वेलफेयर प्रोग्राम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। लेकिन टेलीविजन का डिस्ट्रीब्यूशन, फोन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फ्रीबी के अंदर में नहीं आता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी पूछेगा कि डिस्कस द इंप्लीमेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रीबीज फिजिकल सस्टेनेबिलिटी शुड देयर बी द, तो इससे मेंस में भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। तो ये आज का न्यूज था। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।